Management Information System, subject code CSB 111. So this in today's lecture we'll be covering these two unit 5 and unit 6 from block 2, system analysis and design. Our objective will be understanding requirements analysis, learn requirements modeling, identify and utilize tools, apply modeling technique, understand design principle and methodologies, explore architectural models, and develop the ability to critically evaluate design decision and their impact on system performance, security, and usability. Under Unit 5, first slide comes understanding requirement, elicitation, and documentation. First, we'll know what is elicitation. Elicitation is gathering user needs through interviews, observation, and workshop. So हम क्या करते हैं इसमें elicitation में हम गैदर करते हैं यूजर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू या तो वर्कशॉप के थ्रू. और डॉक्यूमेंटेशन है कैप्चरिंग क्लियर प्रिसाइज रिक्वायरमेंट टू गाइड सिस्टम डिजाइन. तो हमारा बेसिक काम क्या है एमआईएस में, सिस्टम को कैसे डिजाइन करें. तो हम पहले यूजर क्या डिमांड करते हैं वो समझेंगे पहले, देन विल डिजाइन द सिस्टम. तो व्हाई डज इट मैटर, क्यों चाहिए हमें ये सब elicitation and documentation. Accurate requirement reduce costly rework and ensure user satisfaction. तो हमारा ये elicitation and documentation के द्वारा क्या हो सकता है, हम यूजर का accurate requirement समझेंगे, then क्या होगा, इससे हमारा बार बार काम करने का वर्कलोड कम हो जाएगा. And ensure user satisfaction. User क्या चाहते हैं वो भी satisfy हो जाएंगे. Then next है हमारा user the challenge of requirements gathering. तो requirements gathering में क्या challenges आ सकते हैं. User often don't know exactly what they want or can't articulate it clearly. उन लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं कभी कभी यूजर बता नहीं सकते. जैसे हम भी कहीं पे कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कुछ हार्ड ड्राइव खरीदने गया, तो हम क्या होते हैं पहले हमें आइडिया नहीं होता क्या है, किस तरह से खरीदना है क्या नहीं है, वो सब देखने के बाद नहीं समझ में आता है. तो फिर हम जो शॉपकीपर है उसको पूछते हैं कौन सा बेटर रहेंगे. तो ये सब हमारे तरफ से भी जो डिजाइन करते हैं उससे भी हम आइडिया लेते हैं जब खरीदते हैं. तो ये सब चैलेंजेस आते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे. तो एनालिस्ट मस्ट ब्रीच कम्युनिकेशन गैप्स बिटवीन टेक्निकल टीम्स एंड स्टेक होल्डर. तो यहाँ पे टेक्निकल टीम्स और स्टेक होल्डर के बीच में गैप को खत्म करने के लिए कोशिश करना चाहिए एनालिस्ट को, इसको सॉल्व करने के लिए. तो टेक्निक्स इंक्लूड इंटरव्यू. तो इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा जैसे JAD उसका शॉर्ट फॉर्म है, क्वेश्चनियर्स होगा एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस होगा. तो की चैलेंजेस क्या है यहाँ पे, की चैलेंजेस है कम्युनिकेशन गैप, स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिग्विटी भी आएगा इसमें. देखिए स्टेक होल्डर माइट यूज jargon, have unclear vision or struggle to articulate needs leading to misunderstood requirement. तो कम्युनिकेशन गैप किससे होगा, स्टेक होल्डर कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म यूज करेंगे जो जार्गन बोलते हैं, जो किसी यूजर को समझ में ही नहीं आएगा. इजी टर्म यूज नहीं करेंगे, ऐसे टेक्निकल टर्म यूज करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा. तो उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है. तो ambiguity, vague terms like fast, user friendly, lack concrete metrics, ये सब बोलने से क्या होता है कि making them hard to implement or test. हम कैसे टेस्ट करेंगे बिना यूज किए ना. whenever we go for buying, first we'll check the outer part, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, लेकिन यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं, उस टाइम पे यूज करके तो देख नहीं सकते. तो उस हिसाब से हमारा ambiguity हो जाएगा.
स्टेकहोल्डर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऑफन हैव कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज, मेकिंग कंसेंसस डिफिकल्ट। तो ये क्या करते हैं, स्टेक होल्डर कन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट होता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर का डिफरेंट एग्रीमेंट होगा, डिफरेंट प्रायोरिटीज होगा, जो उससे क्या होता है कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट, business needs save a design, new ideas emerge causing scope creep and rework। तो क्या होता है डिमांड के हिसाब से, जैसे आजकल क्या होता है कि 5G चल रहा है नेटवर्क, तो उस डिमांड के हिसाब से क्या होगा, हमें बार बार खरीदना पड़ता है उस डिमांड के हिसाब से। तो ये क्या होगा चेंजिंग रिक्वायरमेंट, तो इसमें क्या होता है कॉस्ट बढ़ जाएगा, रिवर्क बढ़ जाएगा। तो वही जैसे हम अपग्रेड कराते हैं 4G to 5G सिम में, तो हम क्या करते हैं फॉर्म फिलअप करना पड़ता है फिर से, तो वही डॉक्यूमेंटेशन भी मतलब रीवर्किंग ज्यादा हो जाता है इससे। एंड नेक्स्ट क्या होता है लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, की यूजर और हिडन स्टेक होल्डर्स लाइक सपोर्ट स्टाफ माइट बी मिस, लीडिंग टू सिस्टम दैट डोंट मीट रियल नीड्स। समझ मान लो कि टेक्निकल टीम है अलग से, लेकिन उसका अलग सा स्टाफ होता है जो कस्टमर को हैंडल करते हैं, लेकिन उन लोगों के मतलब नॉलेज में टेक्निकल टर्म्स इतना ज्यादा एफिशिएंटली अवेलेबल नहीं हो सकता है शायद नॉलेज, तो क्या होगा उससे लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, लाइक हिडन कुछ चीजें वो मिस गाइड भी कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उस वजह से लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। Unstated assumption, stakeholder often assume the project team knows implicit detail and जैसे अभी बताया कि stakeholder assume कर लेते हैं पहले से कि हाँ टीम जो है प्रोजेक्ट टीम जो है सब कुछ पता है उन लोगों को, ऐसा तो नहीं होता ना, हर किसी को हर चीज के बारे में नहीं पता होता, तो ये सब अनस्टेटेड assumption हो जाता है। Then managing expectation, unrealistic expectation about time, budget or capabilities can set the project up for failure। तो नेक्स्ट है यूज केस डायग्राम। हम यूज केस डायग्राम क्या होता है ये जानेंगे, विजुअलाइजिंग यूजर इंटरेक्शन। तो एक्चुअली यूज केस डायग्राम क्या होता है, यूजर इंटरेक्शन विद द सिस्टम, ये होता है। व्हाट इज अ यूज केस डायग्राम? डिपिक्ट एक्टर मतलब जैसे हम यूजर है, यूजर और एक्सटर्नल सिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन विद द सिस्टम, सो सिस्टम फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव। तो यूजर के थ्रू क्या पर्सपेक्टिव है वो दिखाता है यूज केस डायग्राम। और क्या करते हैं, विजुअलाइज इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स, जो एक्टर है, जैसे मान लो कि हम कहीं दुकान में जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे पहले हम एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद घूम के देखते हैं जो भी सामान हमें चाहिए, देन आफ्टर दैट एग्जिट के टाइम से पहले हम उसका पेमेंट करते हैं। तो वो सिस्टम का एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ यूज केस डायग्राम है, कैप्चर फंक्शनल रिक्वायरमेंट थ्रू एक्टर्स यूज केसेस एंड देयर रिलेशनशिप। की कंपोनेंट क्या है यूज केस डायग्राम में, एक एक्टर है, वो क्या होता है यूजर्स और एक्सटर्नल सिस्टम इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। की एलिमेंट यहाँ पे सिंबल्स क्या होता है, एक्टर का क्या होता है स्टिक फिगर होगा, जैसे एक इंसान की तरह। नेक्स्ट में और ओवल यूज केस क्या होगा, ओवल शेप में होगा, एसोसिएशन क्या होगा लाइन में होगा। यूज केस क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन और गोल द सिस्टम परफॉर्म। रिलेशनशिप एसोसिएशन इंक्लूड्स extent between use cases and the actor। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, होटल सिस्टम यूज केसेस लाइक क्रेड रिजर्वेशन, कंफर्म रिजर्वेशन, ये एक यूज केस है। नेक्स्ट हो गया an online shopping system with actors like customer and payment gateway, जिसे मॉल के बारे में भी बताया मैंने। ये होता है एक डायग्राम यूज केस का। ये क्या है, यूज केस लाइब्रेरी क्या होगा, यहाँ पे यूजर कौन होगा, स्टाफ भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। तो ये एक यूजर के तौर पे जाएगा, तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेगा, रजिस्ट्रेशन है, इशू करेंगे, देन आफ्टर दैट इशू के बाद रिटर्न भी लाइब्रेरियन क्या करेगा,
इशू डेट, रिटर्न डेट कब है, ये सब एंट्री करेंगे सिस्टम में, है ना, ये सब है। और वाई यूज केस डायग्राम मेथड क्लेरिफाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लियर करता है early in the project, facilitate communication between business and technical team, help identify system boundaries and user code, ना। और नेक्स्ट है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो यूज केस में क्या होगा, सिस्टम और यूजर कैसे फंक्शन होता है ये पता कर सकते हैं हम। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में क्या होता है, ईआरडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मॉडलिंग डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम? ये क्या है, रिप्रेजेंट एंटिटीज, थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट, their attribute and relationship, essential for database design and understanding data requirement. Graphically model data entities, their attributes and relationship between the system. क्या करते हैं ये एक और इसका सिंबल क्या है, ये किसने ओरिजिनेट किया था, पीटर चैन इन 1970s में, 1970s में ओरिजिनेट किया था। सिंबल है रेक्टेंगल्स, एंटिटीज के लिए रेक्टेंगल्स यूज करेंगे, ओवल जो है एट्रीब्यूट्स के लिए, डायमंड शेप जो है रिलेशनशिप के लिए। एग्जांपल हो गया ERT for a library system showing book members and loan। ये एंटिटी डायग्राम ये सेल के लिए है, इंटरनेट सेल मॉडल है। ये जो डायमंड शेप है ये रिलेशनशिप बताता है, और रेक्टेंगल क्या बताया है यहाँ पे इन द अर्लियर स्लाइड, रेक्टेंगल है हमारा एंटिटीज, ओवल है एट्रीब्यूट्स और डायमंड है रिलेशनशिप। ये देखिए, है ना, ये है बेसिक एग्जांपल कैसे ड्रॉ करते हैं एंटिटी। रेक्टेंगल होगा, डायमंड शेप होगा, ओवल शेप होगा और लाइन होगा। ओवल शेप जो है वो एट्रीब्यूट है ना। नेक्स्ट है हमारा डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम मैपिंग इंफॉर्मेशन फ्लो, इसका मतलब है मैपिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। What is data flow diagram? Illustrate how data moves through a system process. Data कैसे flow होता है ये सब डिपिक्ट करता है, जैसे input, output, data store, external entities, and illustration how data moves through a system. और क्या है यहाँ पे, स्टोरेज आउटपुट फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा रेदर देन कंट्रोल फ्लो और एल्गोरिथम। सिंबल यूज होता है सर्कल्स फॉर प्रोसेसेस, एरो डेटा फ्लो के लिए, रेक्टेंगल्स एक्सटर्नल एंटिटीज के लिए, एंड ओपन रेक्टेंगल्स डेटा स्टोर्स के लिए। रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एंटिटीज, है ना। एग्जाम्पल क्या है, DFD for data flow diagram for an order processing system detailing order, entity, inventory check and shipping। ये है टाइप्स। पर्सपेक्टिव क्या होता है DFD का, डेटा फ्लो का, और लेबल। देयर आर टू पर्सपेक्टिव फॉर DFD डेटा फ्लो डायग्राम। एक तो लॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, एक फिजिकल पर्सपेक्टिव होता है। लॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, फोकस ऑन बिजनेस रियलिटी, शोइंग द एसेंशियल डेटा प्रोसेसेस, बिजनेस एक्टिविटीज एंड डेटा स्टोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज। और फिजिकल में क्या होता है, इलस्ट्रेट द एक्चुअल इम्प्लीमेंट। यहाँ पे लॉजिकल में सिर्फ बिजनेस रियलिटी कैसे होगा, क्या ये करने से क्या होगा, ये आइडियोलॉजिकल वो होगा। फिजिकल में क्या होता है, उस लॉजिकल वो फोकस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल, पीपल इन्वॉल्व इन द डेटा फ्लो, ये सब फिजिकल डेटा फ्लो पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। और DFD का 3 तरह का फ्लो लेवल होता है। लेवल 0 कॉर्टेक्स डायग्राम, इट्स आल्सो कॉल्ड कॉर्टेक्स डायग्राम, है ना। तो shows the entire system as a single central process, a black box की तरह ये पूरा सिस्टम को दिखा देता है। मेजर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इंटरेक्शन एंड एक्सटर्नल एंटिटीज,
people system outside the system boundaries. और लेवल 1 DFD में क्या होता है? डिकम्पोज सिंगल process from the context diagram into its core, measure, sub-processes, reveals key internal function. ये क्या होता है कि ये 0 लेवल का जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, इसको और भी सब वेरिएशन में और भी सब पार्ट में कन्वर्ट डिस्क्राइब करता है. एंड लेवल 2 में क्या होता है कि लेवल 1 का और भी सब पार्ट में डिस्क्राइब कर देगा, ड्रिल डाउन इनटू द मैकेनिक्स. और इसका रूल क्या होता है? एवरी डीएफडी का एवरी प्रोसेस मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इनपुट एंड आउटपुट. ये हमेशा याद रखना, 1 इनपुट एंड आउटपुट होना जरूरी है डीएफडी में. ये है फर्स्ट लेवल डायग्राम. ये होता है पैसेंजर क्या कर रहा है, और रिजर्वेशन होगा, इंक्वायरी कर सकते हैं. रिजर्वेशन और इंक्वायरी दोनों कोई सा भी कर सकता है. इंक्वायरी करने के बाद क्या होगा, अगर कुछ भी मतलब सही नहीं लगा तो यू कैन एग्जिट. अगर रिजर्वेशन हो गया, टिकट जनरेशन प्रोसेस हो जाएगा. देन रिपोर्ट टू एडमिन. कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं हम. तो फर्दर ब्रेकडाउन प्रोसेस फ्रॉम द प्रीवियस लेवल, एडिंग मोर डिटेल about data flow and sub processing or processes until all logic को मैप करे बिना ये यहाँ पे सब लॉजिक मैप हो गया. पैसेंजर क्या कर सकते हैं? 2 तरीके. फर्स्ट स्टेप क्या है? रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं. और ये हो गया 2 DFD. 2 लेवल DFD में क्या होता है और भी ब्रॉडली इसको समझाया है. मतलब फर्स्ट जैसे इंक्वायरी में पैसेंजर इंक्वायरी किया, रिजर्वेशन में क्या होता है, क्वायरी प्रोसेस होता है, टिकट कितना बाकी है, नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं, ये सब देखेगा. देन ये क्या है, रेलवे डिपार्टमेंट, या फिर ये डिपार्ट करेगा. रॉन्ग टेबल हो गया या कैंसिल टिकट भी हो सकता है. तो यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोसेस में सर्च करेंगे जाके कहाँ पे ये मतलब रिजर्व हुआ है, कौन सा ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन हुआ, कौन सा बस में रिजर्वेशन हुआ. देन आफ्टर दैट ये कम्युनिकेशन प्रोसेस, रॉन्ग प्रोसेस, ये सब. फिर उसके बाद जनरल टिकट. ये सब एक प्रोसेस है. रिजर्वेशन प्रोसेस का पूरा फ्लो यहाँ पे दिखाया कि क्या क्या होता है अंदर रिजर्वेशन प्रोसेस के अंदर. तो ये हो गया सेकंड लेवल डीएफडी. तो ऐसे फर्स्ट लेवल में क्या होता है, बेसिक्स दिखाया कि एक डायरेक्ट पैसेंजर ये इंक्वायरी किया, रिजर्वेशन किया, टिकट जनरेशन, देन रिपोर्ट टू एडमिन. ये हो गया सेकंड. और फिर हमारा कंपेयरिंग हाउ दिस डायग्राम वर्क. यूज केस डायग्राम, ERD, DFD ये कैसे काम करता है. एड आइटम टू कार्ट, जैसे एग्जांपल एड आइटम टू कार्ट हो गया. सोर्स यूजर एक्शन, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना अभी, तो क्या करते हैं, पहले ऐप में जाएंगे, एड आइटम टू कार्ट करेंगे. तो यहाँ पे ये यूजर का काम है ना, हम यूजर का. एंड सिस्टम रेस्पॉन्स होता है, हु डज व्हाट, मतलब कौन क्या कर रहा है. यूजर इंटरेक्शन एंड सिस्टम फंक्शन. ERD में क्या होता है, एंटिटीज लाइक यूजर, प्रोडक्ट, शॉपिंग कार्ट एंड देयर रिलेशनशिप. व्हाट डेटा एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप. कौन सा डेटा कब क्या हो रहा है, जिसे हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का एक अलग विंडोज खुल जाता है पेमेंट का साइट का. तो ये सब ERD में होगा. और DFD में क्या होता है, मैप डेटा फ्लो फ्रॉम यूजर इनपुट टू कार्ड अपडेट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग. ये सब डाटा फ्लो है. यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है, यूजर कार्ड में इनपुट किया, एड्रेस बढ़े तो फिर उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस कैसे हुआ, हाउ डज डेटा फ्लो, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा विद इन द सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट है सिस्टम डिजाइन. ये है यूनिट 6. यूनिट 6 में सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, प्रिंसिपल एंड की मॉडल्स. व्हाई सिस्टम आर्किटेक्चर मैटर.
क्यों मैटर करते? डिफाइन द ब्लूप्रिंट। जैसे आर्किटेक्चर हम बनाते हैं, कोई घर बनाने से पहले, सपोज नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, कोई घर बनाने से पहले हम रफ स्केच बना लेते हैं कि हमारा घर का मॉडल कैसा होगा ना। सेम चीज यहाँ पे भी, जैसे हम घर बनाते हैं, यहाँ सिस्टम में भी सेम चीज होता है, डिजाइन करते सिस्टम आर्किटेक्चर। ब्लूप्रिंट फॉर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी, कैसे प्रोसेस होगा, कहाँ से क्या कनेक्ट होगा, ये सब ब्लूप्रिंट दिखाता है। एंड बैलेंस स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जैसे हम हमारा ब्लूप्रिंट होगा तो बाद में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा तो वी कैन गो, ये इस जगह पे हार्डवेयर का इशू हो रहा है, इस जगह पे सॉफ्टवेयर का इशू हो रहा है, इस तरह से हमें पता कर सकते हैं। गाइड टीम इन बिल्डिंग कोहेसिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन, है ना। नेक्स्ट है कोर डिजाइन प्रिंसिपल। ये सब प्रिंसिपल हमें चाहिए होता है डिजाइन करते टाइम, सिस्टम को डिजाइन करते टाइम। क्या है? फर्स्ट इज मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी में क्या होता है? डिवाइड सिस्टम इनटू मैनेजेबल रिप्लेसेबल कंपोनेंट। जैसे मैंने बोला, यहाँ हार्डवेयर होगा, यहाँ सॉफ्टवेयर होगा, इसका कनेक्शन कैसे होगा, ये सब डिवाइडेबल और फिर मैनेजेबल, ताकि समझने में आसान हो। इस तरह से मॉड्यूलरिटी उसको बोलते हैं। एब्स्ट्रक्शन, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड अ क्लियर इंटरफेस। तो एब्स्ट्रक्शन में क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है कि ये इसको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं डिजाइन करना चाहिए हमें, तो ये एब्स्ट्रक्शन को मैटर करता है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, डिवाइड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिड्यूस कपलिंग। तो जैसे कौन हार्डवेयर को देखेगा, टीम एज अ प्रोजेक्ट टीम, एज अ डिजाइन मैनेजमेंट टीम क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे, काम बांट देंगे। तुम ये हार्डवेयर का पोर्शन देखोगे, तुम ये सॉफ्टवेयर का पोर्शन देखोगे, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा कि वर्कलोड भी काम होगा। रिड्यूस कपलिंग मतलब अकेले करने से क्या होता है कि ये एक जने दो तीन देखेंगे तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीजें छूट जाने का डर रहता है। तो ये हो गया। एंड स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, डिजाइन फॉर ग्रोथ एंड रेस्पॉन्सिवनेस। ये क्या है कि डिजाइन फॉर ग्रोथ एंड रेस्पॉन्सिवनेस, जैसे हम डिजाइन कर लिया, सिर्फ ऐसा नहीं हार्डवेयर ये सब बिठा दिया लेकिन चल ही नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना सिस्टम को। तो सबको कनेक्ट करके परफॉर्मेंस कैसा है, स्केलेबिलिटी है कि नहीं, ये बाद में जाके हमें प्रोडक्टिव एफिशिएंट रिजल्ट देगा कि नहीं, ये सब यूजर को सेटिस्फाई करते हैं ये नहीं, ये सब दिखाना जरूरी है ना। फॉल्ट टॉलरेंस एंड सिक्योरिटी, तो एंश्योर रेजिलेंस एंड प्रोटेक्ट डेटा। तो डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं, ये सब हमें दिखाना पड़ता है सिस्टम डिजाइन में। तो आर्किटेक्चरल मॉडल ओवरव्यू, हम ओवरव्यू देखेंगे आर्किटेक्चरल मॉडल में क्या क्या है। फ्रेमवर्क दैट डिफाइन सिस्टम स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट इंटरेक्शन। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ प्लेसमेंट कर देने से नहीं होगा, कौन सा किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब चीज भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड चूज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट लाइक यूजर लोड, डेटा फ्लो एंड कंट्रोल। ये सब भी हमें डेटा फ्लो किस तरह से हो रहा है, सही टाइम पे हो रहा है कि नहीं, टाइम कितना ले रहा है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, ये सब भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और टुडेज फोकस हम क्या क्या देखेंगे इसमें, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर एंड क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर देखेंगे आर्किटेक्चरल मॉडल में। तो फर्स्ट आता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या है कि सेंट्रल सर्वर hosts, resources and services. Client requests and consume. Centralized model with dedicated powerful servers providing server data file. जैसे हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट है, मोबाइल हो गया, मान लो कि सर्वर इंटरनेट है, गूगल क्या है, सर्च इंजिन में हमने सर्च किया, कुछ इनपुट डाला कि फाइंड लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज। तो हम इंटरनेट पे इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद ये सर्वर से उस डेटा को
एक्सेस करेंगे कहाँ पे, ऑल द क्लाइंट। हम इनपुट देंगे, जिस तरह से हम इनपुट देंगे उस तरह से हमारा आउटपुट आएगा ना। एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, वेब एप्लीकेशन, ईमेल सर्वर भी होता है, जैसे हम ईमेल भेजते हैं तो कहाँ, किसको भेज रहा है, एड्रेस होता है ना ईमेल का, तो उस ईमेल की एड्रेस, ईमेल एड्रेस के थ्रू ही हम, अगर करेक्ट नहीं होगा तो मेल नहीं जाएगा, करेक्ट होगा तो मेल सेंडर रिसीवर के पास चला जाएगा। तो ये है। और यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, इजियर मेंटेनेंस और सिक्योरिटी एनफोर्समेंट होता है। और कॉन्स होता है मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, स्टेबिलिटी लिमिट विदाउट लोड बैलेंसिंग। तो एक बार फेल हो गया तो क्या होगा, दोबारा एक्सेस, सेम चीज को एक्सेस करने में क्या है, दिक्कत आ जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर, P2P भी बोलते हैं इसको, इक्वल नोड्स पेयर शेयर रिसोर्सेस डायरेक्टली विदाउट ए सेंट्रल सर्वर। यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे मैं आपको ब्लूटूथ, सपोज मान ले एग्जांपल, बिट टोरेंट हो गया, ब्लॉकचेन नेटवर्क हो गया, और ब्लूटूथ भी मान सकते हो। यहाँ पे जैसे मेरा मोबाइल से आपके मोबाइल में कुछ भेजना है तो क्या करेंगे, ब्लूटूथ कनेक्ट करके हम भेज सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ यू एंड सिस्टम, बाकी सिस्टम में जैसे लैपटॉप में आपको कुछ भेजना है तो ब्लूटूथ के थ्रू, यूएसबी के थ्रू, ये सब शेयर जो करते हैं तो ये हम इसको पेयर टू पेयर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट होता है हमारा क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, सिस्टम होस्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस ओवर इंटरनेट, है ना। यूटिलाइज रिमोट सर्वर, जैसे क्लाउड हो गया, रिमोट सर्वर हमारा क्या है, क्लाउड फॉर रिसोर्सेज, ऑफन यूजिंग मॉडल लाइक पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड। ये हाइब्रिड और सर्विसेज यहाँ पे क्या होते हैं, SaaS होता है, PaaS, IaaS, ये 3 तरह का सर्विस होता है क्लाउड का। एक एक्सट्रैक्ट अवे फिजिकल हार्डवेयर, यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर नहीं, जैसे तुम माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड वो होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव करके लैपटॉप में देखा होगा, तो ये सब क्या है, क्लाउड के बेसिस पे होता है। AWS होस्टेड ऐप, SaaS प्लेटफॉर्म लाइक गूगल वर्कस्पेस हो गया, ये सब एग्जांपल है। तो हम इजीली कहीं से भी अगर क्लाउड में सेव करते हैं, नेटवर्क होना चाहिए, then we can easily access our data whichever we have saved in the cloud. ये होता है टाइप्स, क्लाउड का टाइप्स जैसे मैंने बताया, AaaS, इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, है ना, रेंटिंग बेसिक कंप्यूट, स्टोरेज एंड नेटवर्क। ये देखिए, फर्स्ट ये आता है, सेकंड ये PaaS एंड SaaS। तो PaaS का भी होता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ये प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, रनिंग ऐप हो गया, डेटाबेस, वेब सर्वर। SaaS सॉफ्टवेयर हो गया, SaaS हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, रेडी टू यूज ऐप ओवर द इंटरनेट, जैसे जीमेल कहीं से भी हम यूज कर सकते हैं अगर लॉग इन करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया। ये हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, ये आप SLM गो थ्रू कीजिए, इसको सॉल्व पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो थोड़ा और भी मतलब डिटेल में जानेंगे ये सॉल्व करने से। एंड नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक 2 का यूनिट 7 एंड यूनिट 8 हम पढ़ेंगे। तो इज देयर एनी डाउट फॉर टुडेज क्लास, कुछ डाउट है? नो मैडम। ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे ब्लॉक यूनिट 7 का इंट्रोडक्शन। आप भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा बिकॉज इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल। तो ये सब जो है PPT आपको भेज दिया जाएंगे लाइक एज यूजुअल। और हम पहले तो गूगल मीट में क्लास लेते थे, अभी जियो मीट से होगा क्लासेस, ऑल द क्लासेस। And today we'll have lab ना, lab का थोड़ा basic दिखा दूंगी for the next class. So okay, thank you. We'll end the class.